21 सितंबर के एपिसोड में हमने आपको ऑपरेशन कहूता के बारे में बताया था, जब 1977 में रॉ के एजेंट्स ने सिर्फ बालों के सैंपल से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता लगा लिया था। एक प्लान भी बना था कि कहूता में अटैक कर पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। कोई एक्शन होता इससे पहले ही इंदिरा सरकार की रुखसती हो चुकी थी। नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को शक था कि इंदिरा गांधी ने रॉ की मदद से जनता पार्टी के नेताओं की जासूसी करवाई थी और इस शक के चलते ही उन्होंने आते ही रॉ के पर कतरने शुरू कर दिए थे। ऑपरेशन कहूता ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद बहरहाल 1980 में इंदिरा की वापसी हुई और ऑपरेशन कहूता को लेकर एक बार फिर हलचल शुरू हुई, लेकिन तब भी ऑपरेशन टाल दिया गया। क्यों? एक जासूसी कांड के चलते। इस जासूसी का जाल फैला था फ्रांस तक, केजीबी तक, भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफिस तक। और जाल के बीच बैठा सारा खेल चलाने वाला था एक शख्स जिसकी अपनी पत्नी तक को नहीं पता था कि उसका सीधा साधा आधी अंग्रेजी आधी हिंदी बोलने वाला और 16 हेली रोड में छोटी सी नौकरी करने वाला पति असलियत में एक 007 था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 18 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है एक जासूसी कांड से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. जासूसी किस्सों में रुचि रखते हैं तो पहले एक किताब का नाम नोट कर सकते हैं, रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशंस। इसमें रॉ के अलावा अलग अलग ऑपरेशंस का ब्यौरा दिया गया है। पढ़ने में कोई रुचि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे आप ऑडियो बुक के तौर पर सुन भी सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। एक खास ऑफर भी उपलब्ध है। LT50 कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप कुकू एफएम ऐप पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं 50% के डिस्काउंट पर। LT50 ये कूपन कोड सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। जो लोग पहले 250 होंगे जो सब्सक्रिप्शन चाहते होंगे प्रीमियम वाला। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो का तारीख इस एपिसोड का। चलिए अब आज के किस्से पर चलते हैं। सितंबर 1984 की बात है। इंदिरा की मृत्यु से ठीक एक महीना पहले की। अमेरिका के अखबारों में एक खबर चली जिसका हल्ला गुल्ला भारत और पाकिस्तान दोनों जगह हुआ। खबर थी कि भारत कहूता में अटैक की योजना बना रहा है। अखबार के अनुसार इसकी चर्चा यूएस सेनेट कमेटी की एक मीटिंग में हुई थी। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री साहिबजादा याकूब खान भी वॉशिंगटन में मौजूद थे। जैसा कि लाजमी था, भारतीय इंटेलिजेंस की आंख याकूब के इस दौरे पर लगी हुई थी। अमेरिका में एक प्रेस इंटरव्यू में याकूब ने कहा, मैडम अब किसी भी दिन इस अटैक को अंजाम देने वाली है। मैडम यानी इंदिरा गांधी। उन्होंने आगे कहा, भारत ने ऐसे किया तो हमारे पास एक ही चारा बचेगा, तारापुर पे हमला। और तब मैडम गांधी को समझ में आएगा जब 1 करोड़ लोगों को बॉम्बे से निकालना पड़ेगा। भारतीय एजेंसीज को साफ साफ समझ आ गया कि कहीं ना कहीं से खुफिया जानकारी पाकिस्तान और यूएस तक पहुंच रही थी। इस दौरान कुछ और भी अजीब सा हो रहा था। भारत के डिफेंस ऑफिसर जब रक्षा हथियारों की डील के लिए विदेश जाते तो वहां उन्हें इस बात पर अचरज होता कि विदेशी रक्षा कंपनियों को भारत की डिफेंस जरूरत की कुछ ज्यादा ही जानकारी रहती, खासकर फ्रांस में, जबकि यह जानकारी बहुत ऊंचे लेवल तक सीक्रेट रखी जाती थी। तीसरी घटना थी श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट पहुंच रही थी कि भारत अलगाववादी गुरिल्ला संगठनों को रॉ के माध्यम से तमिलनाडु में ट्रेनिंग दे रहा है। अब ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं बहुत ऊंचे सोर्स से सीक्रेट जानकारी लीक हो रही थी। असली सवाल था कि यह सब हो कैसे रहा था और कौन था इसके पीछे। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। थोड़ा भी नहीं बल्कि काफी। साल 1925 में केरल के पलक्कड़ में जन्म हुआ कुमार नारायण का 18 बरस की उम्र में पहली नौकरी लगी। साल था 1943। 6 साल आर्मी पोस्टल सर्विस में बतौर हवलदार नौकरी की इन्होंने। आज़ादी के बाद विदेश मंत्रालय में स्टेनोग्राफर बन गए। इस दौरान नारायण 1 साल चीन में भी पोस्टेड रहा। 1955 में उसकी शादी हुई ग्रेटी से, जो बाद में गीता हो गई। इसके बाद 1960 तक कुमार नारायण ने फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्ट्री में अलग अलग पदों पर नौकरी की और 1960 में सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट नौकरी ज्वाइन की। एक कंपनी से जुड़ा जिसका नाम था SLM मानेकलाल इंडस्ट्रीज, जो मुंबई में स्थित थी। नारायण को दिल्ली में काम का जिम्मा मिला इसके बाद, और उसने मंडी हाउस के नजदीक 16 हेली रोड में एक ऑफिस किराए पे लिया और यहीं से कंपनी का काम देखने लगा। चूंकि नारायण खुद ही केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय में काम कर चुका था, इसलिए बहुत से नौकरशाहों और अफसरों से उसकी दोस्ती थी। ऑब्वियसली कंपनी का दफ्तर सरकारी बिल्डिंग्स के ही आसपास था, इसलिए काम खत्म हो जाने के बाद 16 हेली रोड स्थित कंपनी ऑफिस में रोज पुराने दोस्त मिलते, वहां जाम खड़काए जाते और गप्पे होती। पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखने का दौर तब इतना नहीं था। ऑफिस की बात होती तो सरकारी अफसर कुछ टिप्स भी दे देते।
सरकार कहां और कैसे खर्च करने वाली है वगैरह, इस तरह की टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। यह जानकारी नारायण को मिलती, इससे नारायण को कंपनी के लिए बिजनेस हासिल करने में मदद मिलती। धीरे धीरे मुलाकातें थोड़ी प्रोफेशनल होने लगी। दोस्त अपने साथ सरकारी कागजात लाते, बदले में दोस्तों को नारायण जॉनी वॉकर और ब्लैक लेबल जैसी शराबें पिलाता। यहां रुक के हम एक चीज कहना चाहते हैं, हम किसी भी शराब ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। नाम हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि तब ये महंगी शराबें आसानी से अवेलेबल नहीं थी दिल्ली में भी। गप्पों के बीच नारायण का एक आदमी आता, सरकारी कागजात ऑफिस से बाहर ले जाए जाते, फोटो स्टेट किए जाते, कॉपी बना ली जाती। शराब का दौर खत्म होता और जाते हुए सरकारी अफसरों को एक ब्लैक लेबल की बोतल और कभी कभी 100 तो कभी 50 रुपए मिलते। ये उस दौर की बात है, एक रकम थी तब, और सब अपने अपने रास्ते इसके बाद चले जाते। 1970 तक यूं ही चलता रहा। उसके बाद SLM मानेकलाल कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा और सोवियत संघ और ईस्टर्न ब्लॉक तक फैल गया। ईस्टर्न ब्लॉक कौन सी बात कर रहे हैं? सोवियत संघ के वेस्ट में जो यूरोप है उसकी। नारायण का पुराना नेटवर्क अब और काम आने वाला था, जो उसने और फैलाया और डिफेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और यहां तक प्रेसिडेंट्स ऑफिस के लोगों के बीच भी अपनी पैठ बना ली। दोस्तों के बीच मुलाकातें अब पार्टीज में बदलने लगी। खुफिया दस्तावेजों का रेट अभी भी वही था, एक ब्लैक लेबल और 100 रुपए। इसके बाद नारायण के पास सरकारी दस्तावेजों का ऐसा ढेर लगा कि उसे खुद अपना एक कॉपियर खरीदना पड़ा। वॉल्यूम समझ सकते हैं आप इससे दस्तावेजों की। क्या था इन दस्तावेजों में? 6 तरह के अलग अलग खुफिया दस्तावेज होते थे, जिन पर लिखा होता था ऑफिशियल सर्कुलेशन, रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, फॉर योर आइज ओनली और नॉट टू गो आउट ऑफ ऑफिस। इनमें भारत के परमाणु प्रोग्राम, मिलिट्री उपग्रह, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिफेंस प्लानिंग, डिफेंस एयरक्राफ्ट की खरीद फरोख्त से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती थी। पॉलिसी पेपर्स होते थे, रॉ के कागजात होते थे, IB के कागज होते थे। इतने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी से जुड़े कागज, भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कागज, चीन और पाकिस्तान से जुड़े कागज, ये सब नारायण को मिलते जा रहे थे। अगर आपको लग रहा था कि अभी भी कुछ छूट गया है, तो ये भी बता दें कि नारायण कम्युनिकेशन इंक्रिप्शन कोड की कॉपी भी मुहैया कराता था, जिससे भारत के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को डिसाइफर किया जा सकता था। क्योंकि इस तरह की बातचीत जब होती है तब सीधी भाषा में नहीं होती है, कोड लैंग्वेज में होती है। अब इस कोड को अगर आपको क्रैक करना नहीं आएगा तो भले आपके हाथ में कागज हो, आप समझ नहीं सकते कि उसमें लिखा क्या है। तो ये भाई साहब उसको कोड क्रैक करने का तरीका भी साथ में बेचा करते थे। अलग अलग लेवल के क्लियरेंस लेवल के कागज का अलग अलग रेट तय था। सबसे कम कीमत 1000 रुपए प्रति पन्ना थी। 100 रुपए दे रहा है लेने के अगले को और एक शराब की बोतल बेच रहा है 1000 रुपए में। इससे नारायण ने करोड़ों की संपत्ति और दिल्ली में फार्म हाउस जोड़े। नारायण के यहां से कागजात जाते थे पूर्वी यूरोप, वहां 2 बिजनेसमैन इन्हें आगे बेचते थे। ये कागज ईस्टर्न ब्लॉक को मुहैया कराए जाते, जो तब सोवियत के प्रभाव में था। बदले में इन लोगों को वहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते थे। क्विड प्रो को भारत में भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। धीरे धीरे अब ये बात पोलिश इंटेलिजेंस तक पहुंची, पोलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी। बहती गंगा में हाथ धोने अब फिर वो भी आ गए। फिर नंबर आया फ्रांस का। उनके लिए इन दस्तावेजों की खास कीमत थी, कारण कि 1980 के बाद फ्रांस और ब्रिटेन से रक्षा सौदे भारत करने लगा था। 80 के दशक में हमने दासो से, एक फ्रेंच कंपनी है, उससे मिराज फाइटर जेट्स खरीदे थे और छोटी से छोटी जानकारी भी टेंडर डालने में बड़े काम की साबित होती थी। 1980 के आसपास जब IB के खुद के दस्तावेज लीक होने शुरू हुए तो उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की कि ये लीक कहाँ है। 1982 में इंदिरा गांधी ने भी निर्देश दिया, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, कि PM और प्रेसिडेंट ऑफिस से जुड़े सेक्रेटरी और उनके असिस्टेंट्स की स्क्रीनिंग में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। 1984 तक IB को इस खेल से जुड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम पता चला। सितंबर 1984 में इंदिरा को तहकीकात की जानकारी दी गई कि मैम इस तरह का हो रहा है, लेकिन अगले ही महीने इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। दिसंबर 1984 में IB इसका खुलासा करना चाहती थी, लेकिन चुनाव पर इसके असर को देखते हुए सरकार ने इसे टाल दिया। फिर आया 17 जनवरी 1985 का दिन। दोपहर 2 बजे कुमार नारायण अपने फार्म हाउस पर लंच के लिए पहुंचा। कुछ देर आराम किया, फिर वापस ऑफिस चला गया। जब नारायण देर रात तक घर नहीं आया तो पत्नी गीता को चिंता हुई। अगली सुबह एक नौकर फार्म हाउस पे पहुंचा और उसने गीता को इत्तला दी कि साहब गिरफ्तार हो गए। 17 जनवरी को शाम 4 बजे लगभग PMO ऑफिस में काम करने वाले P. गोपालन नारायण के ऑफिस पहुंचे। गोपालन प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी PC अलेक्जेंडर के पर्सनल असिस्टेंट थे। रोज का सीन था, फोटोकॉपी चल रही थी, विस्की और गप्पों का दौर जारी था। तब पुलिस ने दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहां जो मिला उसे देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। लगभग एक बक्से में PM और डिफेंस ऑफिस से जुड़े सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी वहां मौजूद मिली।
इसके बाद आज ही के दिन यानी 18 जनवरी 1985 के दिन राजीव ने संसद में बयान देते हुए इस बात की जानकारी दी। मामला खुलते ही अखबारों की सुर्खियां बन गया, जहां इस मामले को इंदिरा गांधी की हत्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार, केजीबी सबसे जोड़कर देखा जाने लगा। नारायण ने आईबी से हुई पूछताछ में 30 नौकरशाहों का नाम लिया। इसके अलावा उसने बताया कि कैसे मानिकपाल कंपनी को उसके जरिए ईस्ट जर्मनी और पोलैंड में करोड़ों की डील्स मिली थी। 5 महीने चली तहकीकात के बाद 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इनमें 16 नौकरशाह थे, जिनमें शामिल थे रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव पी गोपालन, राजीव गांधी के निजी सचिव पीसी अलेक्जेंडर के 3 निजी सचिव, मानिकलाल कंपनी में नारायण के बॉस योगेश टी मानिकलाल, पीएमओ में निदेशक एनएस श्रीरमन और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आरपी डांग। 17 साल तक ये मामला कोर्ट में घिसटता रहा, जिसके बाद जुलाई 2002 में इस केस में 13 लोगों को सजा सुनाई गई। मानिकलाल कंपनी के मालिक योगेश को 14 साल कारावास की सजा मिली। इसके अलावा 12 पूर्व अधिकारियों को 12 साल की कैद हुई, जिनमें 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से और 4 डिफेंस ऑफिस से जुड़े थे। नारायण को सजा मिलती इससे पहले ही साल 2000 में उसकी मौत हो गई। तारीख की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।